नमस्कार, मैं नवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं लास्ट लेक्चर्स में आप लोगों ने नदियों के बारे में जाना और नदियों से संबंधित जो प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं उसको करने का प्रयास किया होगा। सारे ही प्रश्न आपके बन जा रहे होंगे। उसके बाद हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया जिसमें हम लोगों ने वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जाना, जिसके बैकग्राउंड को जानते हुए कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क है ना, उसके साथ में इन सेतु और एक्स सेतु कंजर्वेशन, ये सब क्या होते हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी हम लोगों ने रखी। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मृदा, सॉइल। यहाँ से भी हर बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं और मृदा टॉपिक को समाप्त करने के बाद हम लोग मूव करेंगे कृषि की तरफ, जहाँ से भी प्रश्न आते हैं बार बार। तो थोड़ा सा लंबा सेगमेंट रहेगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मृदा टॉपिक को यानी सॉइल टॉपिक को करने के लिए हम कितने डायमेंशन में इसको कवर करेंगे, एक बार आपको वो रूपरेखा तैयार हो। सबसे पहले हम लोग मृदा का अर्थ समझेंगे कि आखिरकार मृदा कहते किसको हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि मृदा के निर्माण को प्रभावी करने वाले कारक कौन से हैं, यानी दूसरे पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अब ये कौन कौन से हैं इसके बारे में बात करेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि मृदा का संगठन क्या कहता है, मृदा के जो कंपोनेंट हैं, जो कंपोजिशन है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। मृदा संगठन, मृदा संगठन। और अंततः हम लोग बात कर रहे होंगे जहाँ पे मृदा परिच्छेदिका और भारत की मिट्टियाँ, है ना। चौथे पॉइंट में या मृदा संगठन, इसी में हम लोग मृदा परिच्छेदिका की बात कर लेंगे। मृदा परिच्छेदिका जहाँ से प्रश्न आ जाता है बार बार। और अंततः हम लोग बात कर रहे होंगे भारत की मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ जिसमें आप लोगों ने सुना है लेटराइट, जलोढ़ मृदा, है ना, काली मृदा, इन सब से भी प्रश्न बार बार आते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम लोग बात करें कि मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है, ध्यान दीजिएगा, मृदा शब्द की उत्पत्ति, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति है ये सोइल शब्द से हुई है। किससे हुई है? सोइल शब्द से हुई है, ठीक है। और सोइल शब्द से हुई है। अब एक चीज़ ज़रा समझें, आखिर अब आपके सामने प्रश्न आए कि मृदा कहते किसको हैं। याद कीजिए, चट्टान टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसमें हमने रॉक्स के बारे में जाना था। चट्टान का जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं वो टूटती फूटती है और कई सारे खंडों में विभक्त होती है, तब जाके फाइनली मृदा का निर्माण होता है। एक बार मैं रिकैप कर दूं आप लोगों को कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था तत्व होते हैं, तत्व के बाद अणु होते हैं और अणुओं से मिलके यौगिक बनते हैं। और इन यौगिक का जो ठोस रूप है, यौगिक का जो ठोस रूप है, इस यौगिक में खनिज तत्वों के जो मिश्रण हैं, यानी खनिज तत्वों के मिश्रण, खनिज तत्वों के मिश्रण से निर्मित ठोस पदार्थ, से निर्मित ठोस पदार्थ। और वो क्या है? वो है चट्टान। वो क्या है? चट्टान। ये टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं, है ना। एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा, तब इस टॉपिक पे आएंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। अब एक चीज़ समझिए, अब इसी चट्टान में जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे, कौन से परिवर्तन? इसी चट्टान में जब भौतिक और रासायनिक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे तो ये टूटेगी फूटेगी, है ना। तब जाके कहीं ना कहीं मृदा का निर्माण होगा, तब जाके कहीं ना कहीं मृदा का निर्माण होगा। क्लियर यहाँ तक? अगर अब आपसे कोई पूछे कि मृदा कहते किसको हैं, तो एक शॉर्ट में आप लिख सकते हैं चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, लिख सकते हैं चट्टानों में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कारण जब जटिल खनिज तत्वों का, जब जटिल खनिज तत्वों का सरल खनिज तत्वों में, जटिल खनिज तत्वों का सरल खनिज तत्वों में परिवर्तन होता है, तब मृदा का निर्माण होते हैं।
तब मृदा का निर्माण होता है। अब एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा कि वास्तव में अपक्षयित चट्टान को ही मृदा कहते हैं। वास्तव में अपक्षयित चट्टान को ही मृदा कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग एक छोटा सा मैंने रिवाइज़ किया है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ समझिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन कीजिएगा आप लोग कि असंगठित अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ या असंगठित पदार्थों से निर्मित ऊपरी परत को, पदार्थों से निर्मित ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक क्या पॉइंट? अब आपसे कोई पूछे कि मृदा कहते किसको हैं, तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं कि भाई चट्टानों के अपक्षयित, जिसमें रासायनिक भौतिक परिवर्तन होते हैं, इन्हीं से फाइनली मृदा का निर्माण हो रहा है। और असंगठित अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थों से निर्मित ऊपरी परत को मृदा के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। अब यहाँ पे एक शब्द आया आप लोगों के सामने, अपक्षयित। अब ये अपक्षयन वेदरिंग होता क्या, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक बार छोटा सा रिकैप करते हुए मैं अपडेट कर दूँ आप लोगों को, जिसको हम लोग मृदा से सीधा कनेक्ट करेंगे। देखिए, अपक्षयन यानी वेदरिंग, अब इसमें समझिए ज़रा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चट्टान है, जब उसका अपक्षयन होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, जो चट्टान है जब इसका अपक्षयन होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा, तो ये चट्टान टूटेगी। तो सबसे पहले किस में बदलेगी? गोलाश्म में। सबसे पहले किस में बदलेगी? गोलाश्म में। गोलाश्म के बाद ये बदलेगी बजरी में। गोलाश्म, बजरी, बजरी के बाद ये मूव होगी रेत, सिल्ट, उसके बाद चीका, इसको क्ले बोल रहे हैं, है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि रेत, सिल्ट और चीका, ये इसका संगठित रूप ही मृदा कहलाता है। इसका संगठित रूप ही मृदा कहलाता है। तो यहाँ पे भी आप एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि जैसे आपने मेंशन किया कि आधारभूत चट्टान में अपक्षयन के द्वारा जब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो मृदा का निर्माण होता है, यानी अपक्षयित चट्टान ही मृदा है। मेंशन कीजिएगा। मृदा जो है रेत, सिल्ट, चीका, मृदा रेत, सिल्ट, चीका से निर्मित प्राकृतिक पिंड है। ये किस तरीके के पिंड हैं? प्राकृतिक पिंड हैं। रेत, सिल्ट, चीका से निर्मित मृदा जो है ये एक प्रकार की प्राकृतिक पिंड है और मृदा अपक्षयित चट्टान होती हैं। मृदा अपक्षयित चट्टान होती हैं। अब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के पॉइंट आप लोगों के क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों को जानना है, मृदा का अर्थ आप लोग जान पाए। अगर यहाँ से कोई प्रश्न आए आपके सामने तो आप बना सकते हैं। अब मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, हेडलाइन दीजिएगा, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, तब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि मृदा को प्रभावित कौन करेगा। अभी चट्टान को प्रभावित कौन कर रहा था? वेदर, मौसम, जिसका संबंध कहीं ना कहीं क्लाइमेट से है। अब इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहले आप लोग एक चीज़ जानें कि मृदा का निर्माण मृदा का जो निर्माण है वो हो कैसे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मिट्टी, जलवायु मेंशन कीजिएगा। मिट्टी, जलवायु, जैविक पदार्थ, चट्टान संरचना, जैविक पदार्थ, चट्टान संरचना, चट्टान संरचना जिसको मूल चट्टान बोल रहे हैं, और उच्चावच, रिलीफ। उच्चावच यानी ऊंच नीच वाली जो उबड़ खाबड़ संरचना है,
ये हो गए। और समय और अन्य कारक, समय देखिए मृदा बनने में समय लगता है, समय और अन्य कारक, यानी ये सब कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं मृदा के निर्माण में। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सड़क बनती है कंक्रीट की, कोई सड़क का निर्माण हुआ तो नई जब बनती है बहुत अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे जब बारिश होती है तो उसमें टूटन स्टार्ट हो जाती है। आप काफ़ी समय बाद देखते हैं कि वही पक्की सड़क कहीं ना कहीं एक कच्ची सड़क के रूप में तब्दील हो गई अगर उसकी मरम्मत नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं वही प्रोसेस है, समय लगा है ना। अन्य कारण भी हो गए, उच्चावच यानी ऊबड़ खाबड़ संरचना बन गई, चट्टान संरचना जो थी वो अपक्षयित हो गई, जैविक पदार्थ जिसमें सूक्ष्म जीव आ गए, जलवायु यानी क्लाइमेट कहीं ना कहीं मौसम इसमें प्रभाव डाल रहा है, और फिर फाइनली मिट्टी का निर्माण हो जा रहा है। क्लियर यहाँ तक के पॉइंट। अब एक चीज़ समझिए कि एक भूगोलवेत्ता रहे जैनी, उनके अनुसार एक डेफिनेशन रही इसके संदर्भ में, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो लिखिएगा, जैनी के अनुसार मृदा विभिन्न कारकों के, जैनी के अनुसार मृदा विभिन्न कारकों के क्रियान्वित अंतर संबंधों का प्रतिफल है विभिन्न कारकों के, है ना। अब ये विभिन्न कारक कौन कौन से बताए हैं, अगर मैं आप लोगों से कहूँ मृदा इजकल टू क्या होगा, मृदा इजकल टू सबसे पहले इसमें इसका एक फॉर्मूला लिख लेंगे आप लोग, Cl प्लस, ये आपको याद रखने में आसान रहेगा, OR, उसके बाद P और T प्लस अन्य कारक। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि आखिरकार ये सब हैं क्या। तो Cl से आपका हो गया गाइस क्लाइमेट यानी जलवायु, Cl से आपका हो गया क्लाइमेट यानी जलवायु, O से हो गया ऑर्गेनिज्म, O से हो गया ऑर्गेनिज्म जिसको जैविक घटक बोला जा रहा है, ऑर्गेनिज्म यानी जैविक घटक, है ना। R से मेंशन करेंगे रिलीफ यानी उच्चावच, R यानी रिलीफ उच्चावच, और P से मेंशन कीजिएगा पेरेंट मटेरियल यानी आधारभूत चट्टान। P से क्या है, पेरेंट मटेरियल यानी आधारभूत चट्टान, पेरेंट मटेरियल यानी आधारभूत चट्टान, और T से आपका टाइम, T से आपका हो गया टाइम यानी समय, और कुछ अन्य कारक भी हैं। तो यानी मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले ये सारे कारक हैं, और ये किसके अनुसार इन्होंने परिभाषा दी है, जैनी ने। यानी मृदा विभिन्न कारकों के क्रियान्वित अंतर संबंधों का प्रतिफल है ना। जिसमें ये कहते हैं कि जिसमें मृदा, ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, है ना। ये सारे प्रभावित जो हैं, ये जितने भी कारक आप देख पा रहे हैं, इसमें सक्रिय कारक और असक्रिय और निष्क्रिय कारक भी इसके अंतर्गत मौजूद हैं। तो इसमें आप मेंशन करेंगे एक पॉइंट कि क्लाइमेट और जैविक ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट और जैविक घटक यानी ये इसके सक्रिय कारक हैं, ये इसके सक्रिय कारक हैं। और उसके बाद रिलीफ, पेरेंट मटेरियल और टाइम, ये सब आपके निष्क्रिय कारक हैं, ये सब आपके निष्क्रिय कारक हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है ना, तो किसी के मन में ये भावना है कि भाई इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न है पीसीएस में, प्रीलिम्स में भी है, प्रीलिम्स में ही है ना। तो आप ध्यान रखेंगे सक्रिय कारक मृदा के कौन है, क्लाइमेट और जैविक घटक यानी जलवायु जैविक घटक। निष्क्रिय कारक कौन से हैं, तो उच्चावच, समय और पेरेंट मटेरियल यानी आधारभूत चट्टान, जिसके रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से मृदा का निर्माण हो रहा है। क्लियर यहाँ तक, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम रॉक की बात करें, जैविक चट्टान की बात करें, जैव पैतृक शैल की बात करें, तो इसमें नोट कीजिएगा
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आप पहला पॉइंट बना के मेंशन कीजिएगा रॉक्स, जिसको चट्टान बोल रहे हैं, या पैतृक शेल, पेरेंट मटेरियल पैतृक शेल। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं, लिखेंगे आप लोग चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं क्योंकि नदियाँ पर्वतीय क्षेत्रों से बहती हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग भारत की मिट्टियों के संदर्भ में बात कर रहे होंगे तो ये सारा बैकग्राउंड आपका काम आएगा और यहाँ से अधिकांश प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आए हुए हैं और ज़्यादातर अगर वेटेज दी जाए कहाँ से ज़्यादा प्रश्न है तो भारत की मिट्टियों से। ठीक है, तो आप इसमें लिख रहे हैं कि चट्टानें टूटती फूटती रहती हैं क्योंकि नदियाँ पर्वतीय क्षेत्र से बहती हैं, है ना, और चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। उसके बाद इसी तरह वर्षा होती है और धूप भी होती है, मेंशन करते रहेंगे। और फिर वर्षा से चट्टानें टूटती हैं और फिर चट्टानों में दरार पड़ती है, जिसके कारण रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण उसका अपक्षयन हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट कारक है ना। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चट्टानों का जब अपक्षयन हो जा रहा है तो भुरभुरी और रेत के रूप में सामने आ जा रही है, मृदा के रूप में सामने आ जा रही है। ठीक है, इसमें एक पॉइंट मेंशन करेंगे कि पैतृक शेल में ही आधारभूत खनिज, जो मैंने बोला उसको तो नोट कर लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे कि पैतृक शेल में ही आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिलते हैं। आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिलते हैं। आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिलते हैं, यानी जो उसकी पैतृक शेल है, जो चट्टान है जो अपक्षयित हो रही है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के कारण, उसमें आधारभूत खनिज और पोषक तत्व मिल रहे हैं। ठीक है, दूसरा हमने इसमें कारण पढ़ा क्लाइमेट, जलवायु, उसको देख लेते हैं। मेंशन कीजिएगा क्लाइमेट, जलवायु। अब इसमें एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि जलवायु मिट्टी से रासायनिक क्रिया, और जलवायु जो है मिट्टी से रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। आपने लिखा कि जलवायु मिट्टी के रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया को नियंत्रित करती है। जलवायु में तापमान होता है, जलवायु में क्लाइमेट में तापमान होता है, और यदि कहीं तापमान ज़्यादा है, मेंशन करेंगे यदि कहीं तापमान ज़्यादा है तो मिट्टी की रासायनिक क्रिया तेज़ हो जाएगी। अगर कहीं टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये रासायनिक क्रिया जो है और तेज़ हो जाएगी। ठीक है, और यदि कहीं तापमान कम है तो मिट्टी की रासायनिक क्रिया धीमी हो जाएगी। भाई अगर ये तापमान कम है तो ये भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, सीधा रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद मेंशन कीजिएगा मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। सूक्ष्म जीव में कौन होते हैं? जैसे जीवाणु और कवक। मिट्टी में सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे जीवाणु और कवक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तापमान से रिलेशन है। यदि तापमान ज़्यादा है तो दोनों ही क्रिया में सूक्ष्म जैविक क्रिया प्रभावित होगी। अगर तापमान ज़्यादा है तो दोनों में ही प्रभावित होगा। तापमान ज़्यादा है तो सूक्ष्म जैविक क्रिया ये प्रभावित हो जाएगी, और जिसके चलते सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रिया चलती रहेगी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी में जब कई बार खेत की गुड़ाई की जाती है तो वहाँ पे भी कई सूक्ष्म जीव निकलते हैं, है ना। वैसे तो बहुत सूक्ष्म होते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं, बट नॉर्मली हम लोग देखने को बनता है उसमें जब खेत की गुड़ाई चल रही होती है। ठीक है, तो क्लाइमेट के संदर्भ में ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसी में वेजिटेशन यानी वनस्पति के संदर्भ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
वेजिटेशन यानी वनस्पति। इसमें लिखिएगा आप लोग कि वनस्पति ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। वनस्पति ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करती है। ये टर्म आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या होता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा कि मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित कर रही है। कौन? वनस्पति। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यानी ह्यूमस बेसिकली कहते किसको हैं? ये जैविक तत्व हैं। ह्यूमस क्या है? ये जैविक तत्व हैं। जैविक तत्व बोला जाए तो जीवों के सड़े गले अंश, जीवों के सड़े गले अंश, इन्हीं को ह्यूमस के नाम से जाना जा रहा है, जैविक तत्वों के नाम से जाना जा रहा है। और इसका निर्धारण कौन कर रहा है? इसका निर्धारण वनस्पति कर रही है। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा कि यदि किसी क्षेत्र में वनस्पतियों की संख्या अधिक है तो मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, कम होगी? भाई वनस्पति की संख्या अगर अधिक है तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी। ये पॉइंट इसमें ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें लिखिएगा आप लोग, अब जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लोग बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पे पत्ते गिरेंगे, है ना। ह्यूमस की मात्रा यानी वनस्पति कहने के इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो आप लिख सकते हैं उदाहरण के लिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में वनस्पतियाँ अधिक होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से ह्यूमस की मात्रा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है ना। और क्योंकि पेड़ पौधों के पत्ते, डाल आदि टूटते और गिरते रहते हैं, और जिसके कारण ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। अब ये ह्यूमस क्या रोल प्ले करता है? अब एक चीज़ समझिए, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि जैसे धान के खेत में या गेहूं के खेत में जब गेहूं निकाल लिया जाता है तो जो उसका अंश बचता है कई बार उसको जला दिया जाता है और फिर उसी से ही खेत को जोत दिया जाता है ना। उसके साथ में आपने ये भी देखा होगा कई बार खेतों में अवांछित घास उग आती हैं, है ना, उनको भी खेत के साथ जोत दिया जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ह्यूमस का काम कर रही हैं। आप कह सकते हैं कि एक प्राकृतिक खाद के रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि ह्यूमस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। ह्यूमस क्या काम करता है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। कौन? ह्यूमस। उम्मीद करता हूँ ह्यूमस से अब आप लोग परिचित हो गए होंगे। ह्यूमस बेसिकली क्या है? सड़े गले पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो मिट्टी की क्षमता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलते हैं, या जहाँ पे फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट यानी जंगल क्षेत्र है, वहाँ पे भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोग इसमें मेंशन कीजिएगा, भूमिगत जल। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे भूमिगत जल। अब इसमें समझिए एक चीज़, इसमें लिखिएगा एक पॉइंट कि भूमिगत जल मिट्टी को नमी प्रदान करता है। भूमिगत जल जो है ये मिट्टी को नमी प्रदान करता है। और यदि मिट्टी, ऐसे लिखिएगा, यदि मिट्टी सूखी रहेगी तो उपजाऊपन उसका कम हो जाएगा। यदि मिट्टी सूखी रहेगी तो उपजाऊपन कम हो जाएगा, और नमी बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं वो उपजाऊ वहाँ पे रहेगी। यानी मिट्टी में नमी रहना यानी भूमिगत जल की उपस्थिति रहना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए तो खेतों की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा, सूक्ष्म जीव। जिसको जैविक घटक के नाम से जाना है। इसमें लिखिएगा आप लोग कि मिट्टी के निर्माण को सूक्ष्म जीव भी प्रभावित करते हैं।
और मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गलाकर खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग किया जाता है ना। और वहीं से फिर ह्यूमस का भी निर्माण हो जाता है, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस, जो सड़े गले पदार्थ हैं वो आप लोग जान पाए। तो सूक्ष्म जीव भी कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रभावित कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझिए, जलवायु के संदर्भ में जो हम लोगों ने बात करी, क्लाइमेट के संदर्भ में, कि यदि किसी क्षेत्र में बारिश ज़्यादा हो रही है ना, अब ये भी कहीं ना कहीं मृदा के निर्माण को प्रभावित करेगा, यानी उसके उपजाऊ और अनउपजाऊ को भी प्रभावित करता है। जैसे कि कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो निच्छालन होगा। निच्छालन यानी जो मृदा के पोषक तत्व हैं वो पानी के साथ बहकर नीचे चले जाएंगे, है ना। तो इसमें मेंशन करेंगे आप लोग, जलवायु के संदर्भ में मेंशन कर सकते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा होती है, तो निच्छालन प्रक्रिया से वह प्रभावित हो जाती है। निच्छालन प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में लीचिंग बोलते हैं, इससे ये प्रभावित हो जाती है ना। निच्छालन बोले तो निच्छालन के संदर्भ में एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ मिट्टी के खनिज पदार्थ और पोषक तत्व पानी के साथ मिलकर मिट्टी के निचले स्तर पे पहुँच जाते हैं। अभी परिच्छेदिका हम लोग पढ़ेंगे तो मिट्टी के निचले स्तर में पहुँच जाते हैं, जिसके चलते मिट्टी की ऊपरी परत अनउपजाऊ हो जाती है। अब ऊपरी परत अंडरलाइन कीजिएगा, ये सारे पॉइंट आपके इस वाले टॉपिक में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब उससे होगा क्या कि ऊपरी परत अनउपजाऊ हो जाएगी। अब यहाँ पे उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए मेंशन कर सकते हैं, भाई बारिश ज़्यादा हो रही है तो मिट्टी के जो उपजाऊ ऊपरी परत है उससे सारे खनिज पोषक तत्व बहकर पानी के साथ निचले परत में चले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए मेंशन कीजिएगा केरल के पश्चिमी घाट। अब मानसून आ चुका है ना, तो केरल के पश्चिमी घाट की बात करें ज़रा एक सेकंड। केरल के पश्चिमी घाट, जिसको मालाबार तट के नाम से जान रहे हैं, सारे पॉइंट आपके रिवाइज होने चाहिए। तो इसमें मेंशन करेंगे केरल के पश्चिमी घाट पर वर्षा बहुत होती है, मानसून आता है वहीं से, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून यहीं से एंटर हो रहा है। तो पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी में जो सिलिका पदार्थ हैं, मेंशन करेंगे कि पश्चिमी घाट क्षेत्र में मिट्टी में जो सिलिका पदार्थ हैं उसका निच्छालन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलिका पदार्थ का निच्छालन हो जा रहा है। सिलिका पदार्थ का निच्छालन हो जा रहा है ना, जिसके चलते सिलिका पदार्थ रिस कर मिट्टी के निचले भाग में चला जाता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे मृदा संगठन, तो वहाँ पे ये टर्म देखिए, जो नए टर्म आ रहे हैं परेशान मत होइए, उनके जवाब हमें आगे खोजने हैं, ठीक है। तो सिलिका पदार्थ जो है वो उसका निच्छालन हो रहा है, नहीं रिस के वो मिट्टी के ऊपरी परत से निचले परत में चला जा रहा है, क्योंकि बारिश यहाँ ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मेंशन करेंगे कि क्रस्ट यानी भूमि की जो ऊपरी परत है उसमें पाए जाने वाले तत्व। क्रस्ट की बात करें तो भूमि की ऊपरी परत के नाम से जिसको जाना जा रहा है, भूमि की ऊपरी परत, इसको क्रस्ट बोल रहे हैं। इसमें मेंशन कीजिएगा कि ऊपरी परत में पाए जाने वाले तत्व मृदा यानी भूमि की ऊपरी परत, जहाँ पे पेड़ पौधों की जड़ें मौजूद रहती हैं, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो पहला पॉइंट ऑक्सीजन और सिलिका, है ना, सिलिका पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा एल्युमिनियम और लोहा। एल्युमिनियम और लोहा यानी
ऊपरी परत में पाए जाने वाले ये खनिज तत्व हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसी में मेंशन करेंगे कि निच्छालन प्रक्रिया के फलस्वरूप ही केरल में लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। तो केरल में अब निच्छालन हो गया, पोषक तत्व नीचे चले गए, तो कौन सी मृदा का निर्माण होगा? लेटराइट मृदा। ठीक है जी, तो लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ सकते हैं लेटराइट मृदा के संदर्भ में कि यह एक निच्छालित मिट्टी है, क्योंकि सिलिका पोषक तत्व सब बह के नीचे चले गए, अर्थात इसका निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, किसका? लेटराइट मृदा का। ठीक है, उसके साथ में कोई भी मिट्टी आप मेंशन करेंगे, कोई भी निच्छालित मिट्टी खाद्यान्न वाली फसलों के लिए, कोई भी निच्छालित मिट्टी खाद्यान्न वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, खाद्यान्न वाली फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि उसका निच्छालन हो गया है। तो अब आप लोग एक चीज़ जान पाए होंगे, जब उपजाऊ नहीं है, खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पे खाद्यान्न फसलों का उतना भंडार नहीं होगा, है ना। उसके बाद इसमें लिखेंगे, इसलिए इसमें पेय पदार्थ और मसालों की खेती की जाती है, इसलिए इसमें पेय पदार्थ और मसालों की खेती की जाती है। सिंपल सा प्रश्न, पेय पदार्थ और मसालों की खेती किस प्रकार की मृदा में की जाती है? तो भाई उसी प्रकार की मृदा में किया जाएगा जिसका निच्छालन, जिसके पोषक तत्व ऊपरी परत से बह के निचले परत में आ गए हैं। और ये रीजन कौन सा है? केरल। कौन सी मिट्टी है? लेटराइट। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसी के चलते केरल को मसालों का बागीचा भी बोलते हैं, इसीलिए केरल को आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, मसालों का बागीचा, मसालों का बागीचा भी कहा जा रहा है इसको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें जो आपने लिखा पेय पदार्थ, मसाले तो आप लोग जान गए। अब पेय पदार्थ में कौन कौन है? चाय, कॉफ़ी, नारियल, चाय, कॉफ़ी, नारियल, ये पेय पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। तो इतने पॉइंट से तो आप लोग ये जान पाए कि केरल में किस प्रकार की मृदा पाई जा रही है। तो केरल में निच्छालित मृदा पाई जा रही है, लेटराइट मृदा पाई जा रही है। उसी के संदर्भ में हम लोग राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में किस प्रकार की मृदा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो ये तो आप जानते हैं कि राजस्थान में मरुस्थल है, तो कौन सी मृदा होगी? मरुस्थलीय मृदा। एक पॉइंट राजस्थान के संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। पोषक तत्व तो आप लोग जान पाए। वहीं पे अगर हम लोग राजस्थान की बात करें तो इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि शुष्क क्षेत्रों में जैसे राजस्थान, शुष्क क्षेत्रों में जैसे राजस्थान में गर्मी अधिक पड़ती है तो वाष्पीकरण अधिक होगा, है ना। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वाष्पीकरण अधिक होगा, अर्थात भूमिगत जल जो होता है वो हमेशा वाष्प के रूप में ऊपर उठता रहता है ना। अब एक पॉइंट ज़रा यहाँ पे समझें कि कई बार आपने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि गर्मियों में जब हम लोग पानी ज़मीन से निकालते हैं तो ठंडा आता है और सर्दियों में गर्म आता है। उसके पीछे कारण यही है कि जब गर्मियों का मौसम है तो ये जो भूमि है इसके नीचे जो जल है, जितनी धूप पड़ी यानी जितना तापमान आया उतना ही तापमान वापस चला गया, जितना तापमान आया उतना ही तापमान वापस चला गया, तो पानी नॉर्मल ठंडा रह गया, लेकिन वाष्पीकरण हो गया, है ना। एक छोटा सा कंसेप्ट। और अगर वहीं शीत ऋतु की यानी सर्दियों की बात करें तो जितना तापमान आ रहा है यानी जितना टेम्परेचर एंटर हो रहा है उस हिसाब से वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा। तो यानी जो तापमान आया जिसके चलते पानी गर्म है, इसलिए हमें सर्दियों में एहसास होता है कि पानी गर्म मिल रहा है जब हम लोग हैंडपम्प चलाते हैं, यही कारण है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। आइए वापस आइए, अब मेंशन करेंगे कि जहाँ शुष्क क्षेत्र होता है, ड्राई लैंड जैसे राजस्थान, वहाँ पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होती है और वाष्पीकरण प्रक्रिया अधिक होने के चलते
मिट्टी में केशिका क्रिया प्रभावित होने लगती है। मिट्टी में केशिका क्रिया प्रभावित होने लगती है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्रों में भूमि के ऊपरी सतह पर चूना पत्थर और कैल्शियम की परत बिछ जाती है। चूना पत्थर और कैल्शियम की परत बिछ जाती है। केशिका क्रिया आप लोग जानते हैं, यानी पानी ऊपर की तरफ निकल जा रहा है ना। चूना पत्थर और कैल्शियम की परत जम जाती है या बिछ जाती है और ये मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। जहाँ पे ये तत्व मिल जाएंगे तो वो मिट्टी अनउपजाऊ हो जाएगी, मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है, ठीक है। और मिट्टी की गुणवत्ता को ये घटा देती है। तो यहाँ पे फिर मोटे अनाज होंगे। यहाँ पे कैसे अनाज होंगे? मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा। तो राजस्थान में कैसे अनाज होते हैं? मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, यानी खाद्यान्न फसलों को यहाँ पे नहीं लिया जा सकता है। लेकिन राजस्थान का एक ज़िला है हनुमानगढ़ ज़िला, है ना। राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में, वहाँ पे जब पहली हरित क्रांति हो रही है, ये हम लोग कृषि वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, तो हरित क्रांति के दौरान वो क्षेत्र भी लिया गया। वहाँ पे खाद्यान्न फसलों की यानी गेहूँ की खेती वहाँ पे देखने को मिली। तो अभी यहाँ पे आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि ओवरऑल अगर वेटेज की बात करें तो राजस्थान में मोटे अनाज मिल रहे हैं ज्वार बाजरा के रूप में। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर कैल्शियम की परत बिछी हुई है, केशिका क्रिया होते हुए जल वाष्पीकृत होते हुए ऊपर मिल जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे मिट्टी अनउपजाऊ है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करें। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये प्रभावित करने वाले कारक, आप लोग ऑप्शन के अनुसार भी अपना आंसर पहचान सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको गाइस बताया कि जो जो टॉपिक आप लोग कवर कर रहे हैं मेरे मार्गदर्शन में, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर अटैम्प्ट करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा ना हो कि टॉपिक करने के बाद फिर हम सीधा पेपर में ही अटैम्प्ट करेंगे। जो क्वेश्चन आ चुके हैं आप लोग उनको अटैम्प्ट करने का प्रयास करें, उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो पेपर में जब बैठेंगे तो वो कहीं ना कहीं आप उस क्वेश्चन को, उस तरीके के आंसर देने के प्रोसेस को भी आप पहले से जान चुके हैं, तो एग्ज़ाम में आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब हेडिंग दीजिएगा मृदा संगठन, मृदा कंपोनेंट। मृदा संगठन, मृदा कंपोनेंट, है ना। अब इसके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। मेंशन कीजिएगा कि मृदा 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर, मृदा 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है। 5 प्रकार के तत्वों से मिलकर बनती है। पहला पॉइंट, कौन सा तत्व है पहला? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले खनिज पदार्थ, सबसे पहले खनिज पदार्थ। उसके बाद मेंशन कीजिएगा ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ। नेक्स्ट जो तत्व है इसके अंदर वो है मृदा जल, मृदा जल। नेक्स्ट मेंशन करेंगे इसके अंदर मृदा वायु और अंततः इसमें मेंशन करेंगे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। तो ये 5 तत्व हैं जिनके मिलने से, ये 5 कंपोनेंट्स हैं जो मृदा के संगठन को कहीं ना कहीं निर्धारित कर रहे हैं। अब जरा इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर मृदा में खनिज पदार्थ, अगर इसमें बात की जाए कि 5 प्रकार के तत्वों में सबसे ज़्यादा वेटेज या सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, तो ध्यान दीजिएगा खनिज पदार्थों का 40 से 45%, 40 से 45%, यानी सबसे ज़्यादा कौन देखने को मिल रही है? खनिज पदार्थ। उसके बाद ह्यूमस की मात्रा जो होती है इसमें 5 से 10% है, तो ये ध्यान रख सकते हैं कार्बनिक पदार्थ की 5 से 10। ये बस आपको रफली एक वेटेज बताया जा रहा है कि अगर आपको बोला जाए कि 5 तत्वों को उनके वेटेज के अनुसार
आप क्रमानुसार लगाइए तो आप इस प्रश्न को भी ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद मृदा जल और मृदा वायु की बात की जाए तो इसका रेशो लगभग इक्वल है 25-25%। सूक्ष्म जीव की अवेलेबिलिटी भी इसमें देखने को मिल रही है, जिसमें हम लोगों ने बात करी कवक और जीवाणु, कवक और जीवाणु, ये आप ध्यान रखेंगे 5 तत्व। और इसमें आप मेंशन कर सकते हैं ह्यूमस, तो आप लोग जान ही गए है ना कि मृदा में सड़े गले पदार्थ जो मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें। तो मृदा के कंपोनेंट्स में ये 5 तत्व हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, आया भी हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका की। हेडिंग दीजिएगा मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका जैसे हमने पृथ्वी की यांत्रिक संरचना के बारे में बात करी थी, इसी में हम लोग कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये बेसिकली 4 संस्तर में बटा हुआ है, A, B, C और D। ठीक है, मृदा परिच्छेदिका की बात कर रहे हैं कि कितने संस्तर में ये बटा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इस 4 संस्तरों में सबसे उपजाऊ जो भूमि होगी ये A वाली ऊपरी परत, ये सर्वाधिक उपजाऊ होगी। सर्वाधिक उपजाऊ होगी, है ना। अब आप इसमें एक पॉइंट पहले मेंशन करें कि मृदा परिच्छेदिका में 4 संस्तर होते हैं। मृदा परिच्छेदिका में 4 संस्तर या 4 भागों में सीमांकित किया गया, मेंशन कर सकते हैं। 4 संस्तर होते हैं A, B, C, D और इन चारों में सबसे ऊपरी संस्तर सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। और संस्तर A में ही पौधों की जड़ें पाई जाती हैं। संस्तर A में ही, यानी अगर ये कोई पेड़ है तो इसी में इसकी जड़ें फैली होंगी। संस्तर A में ही पौधों की जड़ें पाई जाती हैं। अब ये जो B संस्तर है, इसमें ध्यान दीजिए, ये सारी चिकनी मिट्टी रहती है इसके अंदर। इसमें कौन सी मिट्टियाँ हैं? B संस्तर में तो चिकनी मिट्टी। ठीक है, और उसके बाद जो C संस्तर है, इसको मेंशन कर लीजिएगा। ये बेसिकली चट्टान है, चट्टान रूपी संरचना यहाँ देखने को मिलती है। और उसके बाद जो लास्ट वाला है D संस्तर, इसमें मेंशन कीजिएगा ये चट्टानी पदार्थ से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? चट्टानी पदार्थ। ठीक है जी, तो ये 4 संस्तर आपको ध्यान रखने हैं मृदा परिच्छेदिका के संदर्भ में, जहाँ से प्रश्न कई बार देखने को आ जाते हैं। ठीक है, अब जो सर्वाधिक उपजाऊ है, इसको जैविक संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। जैविक संस्तर, है ना। उसके बाद और इसी में ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसी में ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। कौन से संस्तर में? पहले संस्तर में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसके संदर्भ में ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं कि मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के सम्मिलित प्रभाव से, मृदा की उत्पत्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के सम्मिलित प्रभाव से मृदा निर्माणकारी प्रक्रम के कारण ही मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है और सतह से लेकर आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। आपने लिखा कि सतह से लेकर आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं।
ठीक है, एक पॉइंट और मेंशन कर सकते हैं कि किसी भी मृदा की परिच्छेदिका में जिन क्षैतिज परतों का विकास होता है उसे मृदा का संस्तर कहते हैं। यानी ये जो क्षैतिज आप विकास देख पा रहे हैं ये मृदा के संस्तर कहला रहे हैं। एक पॉइंट और लिखिएगा, प्रत्येक संस्तर की अपनी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताएं होती हैं। यानी प्रत्येक संस्तर की अगर बात करें तो भौतिक, जैविक और रासायनिक विशेषताएं होती हैं जिसके आधार पर इनकी पहचान की जाती है। एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा, मृदा के ऊपरी परत को जैविक संस्तर कहते हैं, जहाँ कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और ह्यूमस की मात्रा भी अधिक देखने को मिलती है ना। और अब मेंशन कर सकते हैं कि ए संस्तर के जिस परत में ह्यूमस की अधिकता होती है उसे ए उप संस्तर कहते हैं। यानी यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी उसे ए उप संस्तर कहते हैं। जहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक देखने को मिलेगी और जिसका रंग गाढ़ा होने के साथ साथ कृषि की दृष्टि से भी ये अधिक उपजाऊ होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मृदा के अम्लीयता और क्षारीयता की, उसके बाद हम भारत की मिट्टियों की तरफ बात करेंगे। तो हेडिंग दीजिए, मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता। इसी मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता। मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता, इसमें एक चीज़ समझिए, एक टर्म है मृदा अभिक्रिया। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग कि मृदा अभिक्रिया मिट्टी के क्षारीय और अम्लीय प्रकृति पर निर्भर करती है। मृदा अभिक्रिया जो है ये मिट्टी की क्षारीयता और अम्लीयता को निर्धारित, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। और मिट्टी क्षारीय और अम्लीय दोनों हो सकती हैं। मिट्टी क्षारीय और अम्लीय दोनों हो सकती हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कीजिएगा, हाइड्रोजन आयनों की मात्रा यदि अधिक है, हाइड्रोजन आयन की मात्रा अगर अधिक है तो मिट्टी कैसी होगी, मेंशन कीजिएगा, तब मिट्टी अम्लीय होगी, तो उसको कहा जाएगा अम्लीय मृदा। यानी मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की अगर अधिकता है तो मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय मिट्टी होगी। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करें कि पोटेशियम, सोडियम, रेनाइनों की मात्रा अधिक होने पर पोटेशियम, जिसको के से डिनोट कर रहे हैं, और सोडियम, जिसको Na से डिनोट कर रहे हैं, इसके ऋणायन, यहाँ पे आयन की बात हो रही थी, यहाँ पे ऋणायन, अगर इसकी मात्रा अधिक है तो मिट्टी कैसी होगी, तो मिट्टी क्षारीय होगी। इनकी मात्रा अगर अधिक है तो मिट्टी कैसी होगी, क्षारीय मृदा होगी। क्लियर है जी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब यहाँ पे एक बार कई बार प्रश्न आ जाता है कि मृदा की जो क्षारीयता है, मृदा की जो अम्लीयता है, उसके पीएच मान को लेकर, इसके ऊपर भी एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं।
मेंशन कीजिएगा इसमें। मृदा अभिक्रिया को हम pH मान से मापते हैं, pH मान से मापते हैं मृदा अभिक्रिया को। तो अगर उदासीन मृदा है, अगर न्यूट्रल मृदा है तो उसका pH मान 7 होगा, है ना। अगर उदासीन मृदा है तो उसका pH मान कितना होगा, 7.0, ठीक है। और वहीं अगर अम्लीय मृदा है, वहीं पे अगर अम्लीय मृदा है तो उसका pH मान कितना होगा, 7 से कम, 7 से कम। वहीं अगर क्षारीय मृदा है तो उसका pH मान 7 से ज़्यादा, ठीक है जी। तो ये मृदा अभिक्रिया को हम किससे निर्धारित करते हैं, pH वैल्यू से। अगर उदासीन मृदा है तो pH मान 7, अम्लीय मृदा है तो 7 से कम, और क्षारीय मृदा है तो उसका pH मान 7 से ज़्यादा होगा। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि अगर अम्लीय मृदा है जिसका pH मान 7 से कम है, उसको सही यानी उपजाऊ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो चूने का प्रयोग करते हैं। मेंशन कीजिएगा कि अम्लीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए हम चूने का प्रयोग करते हैं, चूने का प्रयोग करते हैं। और वहीं क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग करते हैं क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कीजिएगा कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, ठीक है। वहीं पे अम्लीय मृदा क्षेत्र की अगर बात करें, सर्वाधिक अम्लीय या लवणीय मृदा क्षेत्र, तो गुजरात। इसमें मेंशन कीजिएगा सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र, तो वो है गुजरात, ठीक है। और अम्लीय मृदा, जो अम्लीय मृदा है, ये अम्लीय मृदा जो है, इसमें मेंशन कीजिएगा कि ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त है, चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। इसके संदर्भ में ये पॉइंट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने मृदा अभिक्रिया के संदर्भ में बात करी और इसको हम pH वैल्यू से मापते हैं, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय, और इसके संदर्भ में कुछ अलग से पॉइंट देखने को मिले। तो गाइस, ये था आपका आज का कार्यक्रम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग भारत की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे और विस्तार से समझेंगे, जहाँ से बार बार प्रश्न आते हैं, कौन कौन सी मिट्टियाँ कहाँ कहाँ फैली हुई हैं, डायग्राम के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इतने पॉइंट को रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, कहीं ना कहीं इसका ये बैकग्राउंड है जो अभी तक आप लोगों ने कवर किया। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग भारत की मिट्टियों के संदर्भ में बात करेंगे और उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कृषि, एग्रीकल्चर, जहाँ से हर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।